हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन जिसे आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। हाइपरटेंशन के साइन और सिम्टम्स क्या हैं? हाइपरटेंशन के केस में डायग्नोसिस कैसे करते हैं? हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट क्या है, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है? मैनेजमेंट में हम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों चिकित्सा पद्धति में इसके मैनेजमेंट में क्या बताया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आप देख रहे हैं कि इसके केसेस डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक समय पे ऐसा माना जाता था कि हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है ये लेटर स्टेज में डेवलप होती है, यानी जिन रोगियों की उम्र 50-60 साल उससे ऊपर होती है। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि 30 साल के व्यक्ति में, 25 साल के व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल रही है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर है इसका क्या मतलब है। अगर आपसे कोई हाइपरटेंशन पूछेगा, हाइपरटेंशन एक टेक्निकल टर्म है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या है। हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन वेयर ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है, अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी हमारे हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है। अब ब्लड पंप कहां होकर के, यानी ब्लड पंप होकर के कहां जाता है, आर्टरीज में जाता है। तो आर्टरीज की वॉल पर जो लेटरल प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के द्वारा, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर लगातार यानी परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है आपका उससे अगर लगातार ये बढ़ा हुआ रिकॉर्ड होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब आपको जानने की जरूरत ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको यह जानना है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज द 120/80 mm ऑफ Hg। यानी यहाँ पर दो वैल्यू आप देख रहे हैं, एक है 120 और एक है 80। अब आपको यह जानना है कि ये जो 120/80 जो लिखा हुआ है, इसमें जो 120 है इसको अपन बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या एसबी। और जो आपका लोअर वैल्यू है यानी जो 80 है इसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, है ना, डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। तो जो सिस्टोलिक बीपी है इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और डायस्टोलिक वैल्यू जो है वो क्या है, कम है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखेंगे तो उसकी वैल्यू 120/80 से कम होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है ये इंडिविजुअल की एज पर डिपेंड करती है, यानी उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, उस व्यक्ति का जेंडर क्या है, यानी वो मेल है या फीमेल है, उस व्यक्ति की फिजिक कैसी है, यानी वो व्यक्ति लंबा है, नाटा है, मोटा है, इन सारे फैक्टरों पे भी आपका ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। लेकिन हमने एक नॉर्मल जो पैरामीटर्स माना है कि एक 5 फीट के व्यक्ति का, या ये मान के चलें कि 5 से लेकर के 6 फीट के व्यक्ति में, और जिसका 70-80 केजी तक वजन है, उसमें जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू आप मान के चलेंगे वो 120/80 से कम या इसके अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा ये वैल्यू बढ़ी हुई मिलती है और परसिस्टेंटली बढ़ी हुई मिलती है, यानी लगातार ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, तो उस कंडीशन को आप हाइपरटेंशन कहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा, आपको अवेयर करना चाहूंगा कि जब भी किसी व्यक्ति का आप ब्लड प्रेशर मेजर करें और उसमें आपको ब्लड प्रेशर की वैल्यू मोर देन 120/80 अगर पाई जाती है, तो उस दशा में इमीडिएटली आप ये डिसीजन नहीं लेंगे कि इस व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, इस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि जब तक आप उस व्यक्ति का 3 डिफरेंट टाइम पर, यानी आज हमने ब्लड प्रेशर मेजर किया है, उसके अगले दिन फिर उस व्यक्ति को बुलाएंगे, फिर उसका ब्लड प्रेशर लेंगे, उसके अगले दिन फिर उस व्यक्ति को बुलाएंगे और फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, यानी कॉन्जिक्यूटिवली 3 डेज पर डिफरेंट टाइम पर अगर आप उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ मिलता है, तब आप ब्लड प्रेशर के बारे में सोचेंगे कि इस व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। सिंगल रीडिंग में किसी भी व्यक्ति में आप ब्लड प्रेशर की
समस्या को कंसीडर नहीं करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। बात करें इसके कैटेगराइजेशन की, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है इसकी आपकी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इस तरीके से हमने कैटेगरी बना रखी है। तो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं? एलिवेटेड का मतलब क्या है? यानी जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू 140/90 mm ऑफ Hg अगर रहती है तो इस कंडीशन को अपन कह रहे हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। यानी जो ब्लड प्रेशर है वो व्यक्ति का क्या है? बढ़ा हुआ है। और ध्यान रखना कि अगर बढ़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है इसको अपन क्या कहते हैं? साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इसके बढ़ने की वजह से धीमे धीमे बॉडी में बहुत सारे डैमेज हो रहे हैं। हो सकता है कि अपेरेंटली आपको कोई लक्षण ना हो। बहुत सारे रोगी ऐसे आते हैं जो 5-5, 10-10 साल से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान है, उनके शरीर में डैमेज हो रहा है और उनको ये अवेयरनेस नहीं, इसके बारे में पता नहीं है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है इसको अपन क्या कह रहे हैं? अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो इसके लिए रिस्क फैक्टर है, यानी उनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है हाई ब्लड प्रेशर की। तो आप ध्यान देंगे कि हाई फैक्टर, रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, किडनी फेलियर। यानी अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? तो उस व्यक्ति में आपको हार्ट से संबंधित कोई रोग हो सकता है, उस व्यक्ति में स्ट्रोक आ सकता है, उस व्यक्ति की किडनी डैमेज हो सकती है, यानी किडनी फेलियर हो सकता है। तो जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है आपके लिए कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो आपके हाई ब्लड प्रेशर के बारे में क्या कहती है। तो आयुर्वेद में आपको याद रखना है, आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप को कोई विशिष्ट रोग नहीं माना गया है। सबसे पहले ध्यान देंगे, आयुर्वेद कह रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो ये कोई विशिष्ट रोग नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको यह समझना है कि अगर किसी व्यक्ति में जो शारीरिक दोष है उसमें वात और पित्त की अगर प्रकोपावस्था है, वात और पित्त अगर बढ़ा हुआ है तो उस व्यक्ति में क्या होगा? वात, पित्त दोष, विकृति, रक्त दोष और मन दोष। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो बात लिखी गई है ये बहुत साइंटिफिक है। यानी आचार्य ऐसा मानते हैं कि जिस व्यक्ति में वात और पित्त जो आपके शारीरिक दोष हैं वो अगर बढ़े हुए हैं, साथ ही साथ में आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, यानी रक्त दोष है, आपके ब्लड में किसी भी तरीके की कोई इंप्योरिटीज है, ब्लड में कोई इंफेक्शन है, या ब्लड के अंदर आप कह सकते हैं कि कोई पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं जिसे मॉडर्न साइंस में कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है या अन्य इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसी है, तो उस केस में रक्त दोष है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दैट इज द मन दोष। अब मॉडर्न साइंस जो आपकी है वो मन दोष की बात नहीं करती है। मन दोष में वो केवल स्ट्रेस को कंसीडर करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के आचार्य मानते हैं कि अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का दोष है, अब मन में कौन कौन से दोष हैं? रज और तम, है ना? तो जो रज और तम मानसिक दोष हैं, अगर ये बढ़े हुए माने जाएंगे, अगर ये बढ़ जाएंगे तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी। अब मैं आपको आगे चल के इसकी चिकित्सा पद्धति जब बताऊंगा, मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट आता है और आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, तो आपको जो चिकित्सा की मेन जड़ है, जो चिकित्सा का सिद्धांत है, उसको पकड़ना है। उसमें क्या करना है? आपको वात और पित्त शामक चिकित्सा करनी है, साथ ही साथ में रक्त की शुद्धि के लिए चिकित्सा करनी है और मन के बैलेंस के लिए, यानी जो मानसिक दोष हैं उनको भी संतुलित करना है। यानी मन की शुद्धि के लिए रज और तम इनको भी आपको कम करना है। यानी कहने का मतलब आयुर्वेद ने जो आपके हाई ब्लड प्रेशर की चिकित्सा के बारे में बात की है, तो उसमें वात और पित्त शामक चिकित्सा करनी है। अब वात और पित्त के लिए क्या चिकित्सा होगी इसके लिए हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ में आपके मन को भी उन्होंने शांत करने के लिए कहा है, मानसिक दोषों की शुद्धि के लिए भी उन्होंने बताया है। आगे चलते हैं और समझते हैं थोड़ा सा व्हाट इज द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में अभी हमने देखा, यानी जो आपका ब्लड प्रेशर है अगर एलिवेटेड होता है, डिटेक्ट हाइपरटेंशन इन टाइम बिफोर एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन।
यानी कहना चाहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है इसको आपको टाइमली चेक करना है, टाइमली डिटेक्ट करना है, ताकि इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशन में अभी मैंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो इससे हृदय संबंधी कोई रोग हो सकता है, मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन हो सकता है, इश्कीमिया हो सकता है, या इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकती है, इसकी वजह से किसी व्यक्ति को स्ट्रोक आ सकता है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है इसको हमें टाइमली टैकल करने की जरूरत है, टाइमली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अगर किसी व्यक्ति में हाइपरटेंशन का जो मीन्स है, अभी हमने बात की थी कि अगर सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से ज्यादा रहता है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो आपका मोर देन 90 mm ऑफ Hg रहता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जो सिस्टोलिक बीपी आपने देखा है उसकी वैल्यू अगर आप 140 से ज्यादा पाते हैं और डायस्टोलिक की वैल्यू मोर देन 90 पाते हैं तो आप उसको कंसीडर करेंगे कि ये व्यक्ति किसका है, हाइपरटेंशन का रोगी है। बात करते हैं थोड़ा आगे। चेक ब्लड प्रेशर रूटीनली इन एवरी पेशेंट ऑफ हाई रिस्क ग्रुप। अब ये जो बात है इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। बीइंग ए डॉक्टर, अगर आपके पास इनमें से कोई भी पेशेंट आपके क्लिनिक को विजिट करता है तो आपको इसमें ये बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है और अगर इन बातों को आप अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है इन एवरी पेशेंट अबव 40 ईयर एज, यानी ये प्रिकॉशन है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए भी कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसकी 40 साल से उम्र ज्यादा है उसको एक साल में कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। चाहे आपको कोई लक्षण हो या ना हो, चाहे आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है। और ब्लड प्रेशर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है, किसी भी क्लिनिक में जाकर के, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं। साथ ही साथ में इन एवरी डायबिटिक एंड ओबीज पेशेंट, यानी जिस व्यक्ति को डायबिटीज है या जो व्यक्ति मोटा है ना, उन व्यक्तियों में भी ब्लड प्रेशर को आपको रूटीनली चेकअप में रखना है। क्योंकि ऐसा बहुत सारी स्टडी में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में डायबिटीज है उनके साथ में ब्लड प्रेशर भी उनके अंदर पाया जाता है या संभावना ज्यादा रहती है कि अगर डायबिटीज डेवलप हुई है तो हाई ब्लड प्रेशर भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन एवरी केस विद हेडेक, गिडीनेस, चेस्ट पेन एंड एपिस्टेक्सिस, यानी अगर आप हॉस्पिटल में हैं और अगर आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट आता है जो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक है, यानी उसको सर दर्द की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसको चक्कर आते हैं, उसको सीने में दर्द होता है या उसको नोज ब्लीड करता है, यानी उसको नाक से खून आता है। हालांकि ये जो लक्षण है ये आपको जनरली हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर में ना मिले, लेकिन अगर ऐसी कोई हिस्ट्री पेशेंट दे रहा है कि उसको चक्कर आते हैं, उसके सीने में दर्द होता है, उसको सर दर्द होता है, तो ये हाईली प्रोन पेशेंट हैं कि इनको बीपी की क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बीपी रेगुलरली चेक कराना चाहिए। बात करते हैं इन ऑल डायरेक्ट रिलेटिव्स ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट, यानी ऑल डायरेक्ट रिलेटिव का मतलब क्या है कि अगर किसी की फैमिली में ये हिस्ट्री है कि उसके फादर को ब्लड प्रेशर है, उसके जो है मदर को ब्लड प्रेशर है, उसके ग्रैंडफादर को ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे केस में आपको हर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, जैसे सन, ब्रदर एंड अंकल। कहने का मतलब क्या है, जिस फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है उसमें आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है और इस चीज को रूल आउट करना है कि इस व्यक्ति में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है। मूव ऑन करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे कॉज ऑफ हाइपरटेंशन की तरफ, यानी वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप होता है, हाई बीपी डेवलप होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी फैमिलियल अगर हिस्ट्री है तो उसमें संभावना है कि अगर पेरेंट्स में हाई बीपी है तो उनकी प्रोजेनी में यानी उनकी संतान में ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज द ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी अगर किसी व्यक्ति का वेट ज्यादा है, ओबीज है और साथ ही साथ में लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है,
बहुत कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज द हाई सॉल्ट इनटेक, खाने में नमक की मात्रा ज्यादा लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग नमक ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो उन केसों में भी आपको क्या मिल सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, किसी भी तरीके का कोई तनाव है, किसी भी तरीके का एंजाइटी है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज द स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज, यानी अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, अल्कोहल इनटेक करता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो प्रोन हो जाता है। साथ ही साथ में अंडरलाइंग कोई डिजीज है, यानी कोई उसमें शरीर में बीमारी है, जैसे किडनी से संबंधित कोई रोग है या कोई इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, यानी कोई हार्मोनल इम्बैलेंसी है, तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को मिल सकती है। बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है, किसी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी में क्या कारण हो सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो मोर और लेस वही कारण है जो आपकी एलोपैथिक साइंस मानती है। अति तैलीय, नमकीन और तीव्र पदार्थों का अधिक सेवन, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑयली फूड लेता है या कुछ नमकीन यानी आप जानते हैं सॉल्टी इंटेक करता है, और तीव्र पदार्थों से मतलब है तीक्ष्ण, जो पित्त को बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि वात और पित्त के प्रकोप से ही हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में मानसिक तनाव, क्रोध, चिंता, भय, अभी हमने देखा स्ट्रेस और एंजाइटी, तो वही कारण है कि अगर व्यक्ति में तनाव है, तो आयुर्वेद मानता है कि तनाव की वजह से, क्रोध की वजह से, चिंता की वजह से, भय की वजह से भी क्या हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अनियमित दिनचर्या और निद्रा की कमी, अगर कोई व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है वो रेगुलर नहीं है, नींद प्रॉपरली नहीं ले रहा है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेस आएगा और उसे जो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में मल मूत्र आदि के वेगों का अवरोध, वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद कहता है कि जो आपके अधारणीय वेग हैं उनको अगर आप धारण करते हैं, यानी आप मल मूत्र की जो नेचुरल अर्ज हैं उनको रोकते हैं, तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्राकृतिक वेगों को रोकना, प्राकृतिक वेग का मतलब क्या है कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको टॉयलेट जाना है और आप इनको डिले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आयुर्वेद का मानना है कि आपको क्या हो सकता है, शारीरिक में, शरीर के अंदर जो आपका वात दोष है, पित्त दोष है, वो प्रकोपित होगा और उसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिलेगी। अधिक समय तक बैठकर रहना यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और व्यायाम का अभाव, अभी हमने देखा कि आपके जो एलोपैथी में भी वही बातें हो रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। मूव ऑन करते हैं और समझते हैं साइन और सिम्टम्स। जनरली अर्ली स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में आपको साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, जिसमें पहला साइन है हेडेक, यानी अगर पेशेंट आपको सर दर्द की कंप्लेन करता है, आपको डिजीनेस की कंप्लेन करता है कि आलस रहता है, चक्कर आते हैं, और साथ ही साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम बता रहा है, कह रहा है कि उसको कुछ काम करने पर, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने पर अगर उसकी सांस फूलने लगती है, तो उस केस में आप सस्पेक्ट करेंगे कि हो सकता है ऐसा हाइपरटेंशन के केस की वजह से हो रहा हो। साथ ही साथ में नोज ब्लीड, अब नोज ब्लीड हालांकि एक रेयर है और बहुत एडवांस और लेटर स्टेज में ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नाक से खून आना और साथ में चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है सीवियर केसेस में। तो हाइपरटेंशन के केस में ये साइन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं कि आयुर्वेद में क्या लक्षण बताए गए हैं हाइपरटेंशन के केस में। तो शिरशूल, शिरशूल का मतलब अभी हमने बात की हेडेक यानी सर में दर्द होना, साथ ही साथ में हृदय के अंदर धड़कन का तेज हो जाना, है ना, पाल्पिटेशन जिसे अपन कहते हैं, भ्रम यानी चक्कर आना, अनिद्रा, नींद की कमी, इंपॉर्टेंट कारण है। कई बार पेशेंट आपसे कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब हमको नींद सही से नहीं आती है, तो अगर आपके पास कोई इंसोम्निया का पेशेंट आएगा, नींद की कमी का पेशेंट आएगा, तो आप उसमें ब्लड प्रेशर को एक कारण कंसीडर करिएगा। नेक्स्ट इज द क्रोध, चंचलता, चित्त की अस्थिरता, यानी अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा जो है उसका मन बहुत विचलित रहता है, परेशान रहता है, और नेत्रों में जलन और कानों में ध्वनि, कानों में ध्वनि यानी जिसे अपन मॉडर्न साइंस में टिनिटस कहते हैं, यानी कहने का मतलब कानों में एक
प्रकार की आवाज आना, ये कई बार हाइपरटेंशन एसोसिएटेड हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में ये देखने को मिल सकता है। नाउ मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कुछ आगे की बातें। डायग्नोसिस यानी कैसे इसकी पहचान करेंगे। तो पहचान में आपको मेनली उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट आप जानते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। साथ ही साथ में एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करेंगे। कुछ ब्लड के टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे, जैसे आप रीनल फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, यानी केएफटी किडनी के फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट चेक करा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की अधिकता की वजह से भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही साथ में लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आप जानते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये अगर बढ़े हुए होते हैं तो इनकी वजह से भी हाई बीपी की समस्या देखने को मिल सकती है। नाउ दैट इज द ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी आप जानते हैं हार्ट के लिए एक नॉन इन्वेसिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला एक टेस्ट है। तो ईसीजी आप उस हाई ब्लड प्रेशर के रोगी में भी करा सकते हैं। और आगे चलते हैं और समझते हैं इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करेंगे कि मेडिकेशन में अपन क्या क्या दे सकते हैं। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है या ट्रीटमेंट गाइडलाइन है, उसमें आप डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या होती हैं, ऐसी दवाइयां जो हमारे शरीर से यूरिन के फ्लो को बढ़ा देगी, यानी हमारे पेशाब के निकलने को शरीर से बढ़ा देती हैं। अगर शरीर से पेशाब निकलेगा तो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड के वॉल्यूम के कम होने की वजह से बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं, एस इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, अभी हम बात करेंगे ये क्या होते हैं। और साथ ही साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। और बात करें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, यानी दवाइयों के अलावा, तो लाइफस्टाइल में जो मॉडिफिकेशन करेंगे, लो सॉल्ट डाइट, यानी जो व्यक्ति है उसको आप सलाह देंगे कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा कम कर देनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस कम लेना है और वेट लॉस करना है। यानी अगर आप, ये तो आपका ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, इसको अपन किसकी हेल्प से करेंगे, मेडिसिन की हेल्प से करेंगे। यानी इस व्यक्ति में आपको दवाइयां देनी है, तब तो दवाइयों की इन क्लास के बारे में अभी हम बात करेंगे। और ये जो ट्रीटमेंट आप देने वाले हैं ये कैसा है, नॉन फार्माकोलॉजिकल है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब नो मेडिसिन, यानी यहाँ पर दवाइयां नहीं देनी है। अब दवाइयां जब नहीं देनी है तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो। तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में सॉल्ट की इंटेक कम करनी पड़ेगी, घी तेल वाला खाना कम खाना पड़ेगा, बाहर का तला भुना कम खाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट लॉस करना पड़ेगा, और स्ट्रेस को, तनाव को कम करने के लिए योगा अभ्यास भी करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं एक एक करके कुछ ड्रग्स के बारे में। और पहला जो ड्रग है, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन का कोई रोगी आता है, यानी अगर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से लेकर के 140 के बीच में, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 140 में है, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 80 से 90 के बीच में है, तो उस केस में सबसे पहले आप क्या कराएंगे, कुछ बेसिक मेजरमेंट लेंगे, जिसे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपन कह रहे हैं। यानी अपन बहुत ज्यादा मेडिकेशन अभी यहाँ चलाने वाले नहीं है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, जैसे सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, आप उसके खाने में नमक की मात्रा कम करा देंगे, अवॉइड प्रिकल्स एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट, यानी अगर वो व्यक्ति अचार खाता है, पापड़ खाता है, तो वो सब बंद करा देंगे, बाहर से एक्स्ट्रा नमक ऐड करता है उसको बंद करा देंगे, और साथ ही साथ में लो फैट डाइट, यानी उसकी डाइट में अवॉइड ऑयली और फ्राइड फूड, आपको घी तेल वाली चीजों को मना कर देना है, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट लॉस के लिए पेशेंट को प्रोत्साहित करना है, और साथ ही साथ में प्रॉपर स्लीप। आपको मैंने अभी बताया कि स्लीप भी इंसोम्निया एक मेजर कारण हो सकता है, और आज के समय में तो बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का। यानी कम से कम 8 घंटे की नींद लेने के लिए कहेंगे, और उसका जो वर्किंग शेड्यूल है उसको आप सुधारेंगे, बताएंगे कि उसको प्रॉपर समय पे जागना है, प्रॉपर समय पे सोना है, और साथ ही साथ में योगा एंड एरोबिक एक्सरसाइज, दैट इज 45 मिनट ब्रिस्क वॉक, यानी उस व्यक्ति को आप बताएंगे कि आपको प्रॉपरली योगा करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, और अपने तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है।
साथ ही साथ में अगर आपका पेशेंट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेंस है, बहुत ज्यादा तनाव की वजह से इसका हाइपरटेंशन है, यानी जो ब्लड प्रेशर है उसका फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको लग रहा है कि पेशेंट आपका एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो उसमें आप कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, जिसमें यहाँ पे जो हमने जिक्र किया है दैट इज द एल्प्राजोलम। एल्प्राजोलम की जो डोज है 0.25 mg से लेकर के आपको इसको शुरुआत करना है। और एचएस यानी अगर आपको पेशेंट स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर, ध्यान रखेंगे सोते वक्त आपको 0.25 mg की टैबलेट 10 दिन के लिए देनी है और उसका वीकली बीपी चेक करना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट आपका स्ट्रेस में है, और ये चीज पेशेंट को जब आप देखेंगे, सामने से एग्जामिन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उसका मेन कारण इसका स्ट्रेस है, इसका तनाव है। तो ये सारे काम कराएंगे, साथ ही साथ में कुछ हल्की सी दवाइयां दे सकते हैं, जिनमें मैंने एल्प्राजोलम का जिक्र किया है। इफ नॉट कंट्रोल, एल्प्राजोलम आप देख सकते हैं, ये टैबलेट यहाँ पे है एल्प्राजोलम 0.25। और अगर बीपी इस केस में कंट्रोल नहीं होता है तो उस केस में क्या करेंगे, टैबलेट एटेन 25 mg डेली और टेल्मा 20। अब ये आपकी जो ड्रग्स हैं इनके बारे में अभी मैंने बताया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ये आपके एस इनहिबिटर टेल्मिसार्टन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटेन 25 जिसमें एटेनिलॉल है ना, और आपको इसकी डोज क्या देनी है, 25 mg डेली देनी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति ये मेडिकेशन स्वयं से नहीं लेगा। ये जो वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूं ये एजुकेशनल पर्पज से ही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सेल्फ मेडिकेशन करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मॉडरेट हाइपरटेंशन की बात करें तो मॉडरेट हाइपरटेंशन में अगर सिस्टोलिक बीपी 140 से लेकर के 160 के बीच में है और आपका जो डायस्टोलिक बीपी है वो 90 से 100 mm ऑफ एचई के बीच में, तो ये मॉडरेट कंडीशन। इसमें आप स्टार्ट करेंगे टैबलेट एटेनिलॉल 50 mg से शुरुआत करेंगे। अभी हमने देखो 25 mg की बात की थी, लेकिन ये मॉडरेट कैटेगरी में है तो 50 mg, और टेल्मा जो है आपका 20 से लेके 40 के बीच में, यानी टेल्मिसार्टन जिसमें है आपका 20 से लेके 40 mg तक दे सकते हैं। और ये प्रेफरेंस में, उसके बाद अल्टरनेटिव मेडिकेशन में आप एस इनहिबिटर जो आपके होते हैं, एनवास है, डेपिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, ये डिफरेंट ब्रांड नेम है, और मिनी प्रेस एक्सेल ये अल्फा ब्लॉकर है, तो ये यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर ब्लड प्रेशर इन चीजों से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इसके केस में कुछ अन्य ड्रग भी ऐड कर सकते हैं। अब किसी ड्रग को ऐड कैसे किया जाता है, ऐसे समझिए कि आपने सपोज दैट किसी ड्रग से शुरुआत की है, उसकी मैक्सिमम डोज, यानी आपने बीटा ब्लॉकर की शुरुआत की, आपने कैल्शियम चैनल की शुरुआत की। हालांकि हर व्यक्ति में जो ड्रग दी जाएगी या आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्योंकि हर ड्रग का एक अपना वर्किंग एरिया है, अपना काम करने का तरीका है। किस ड्रग को किस पेशेंट में नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है लेकिन अस्थमैटिक है, उसको सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो उस केस में आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही इस सारी ड्रग के अपने कुछ लिमिटेशन है, लेकिन मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे जनरली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें आपको ऐड डायूरेटिक्स, यानी अगर आप सपोज दैट एटेनिलॉल 50 mg दे रहे हैं लेकिन उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप कोई ड्रग ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायूरेटिक्स में हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के बारे में, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड 12.5 mg इसमें ऐड कर सकते हैं। यूज कॉम्बिनेशन जैसे टेल्मा एच है, एनवास एच है, तो यहाँ पे आपका टेल्मिसार्टन है और साथ ही साथ में इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है, यानी एक ए से इनवर्टर है और साथ में ये क्या है, एक आपका डायूरेटिक्स है। फॉर ईडिमा अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट में स्वेलिंग है तो उस केस में आप ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में डायूरेटिक्स ऐड करेंगे, जैसे डाइटाइड है या लेसिनोलेक्टोन है, एसिड्रेक्स है। आप जानते हैं कि ये सभी क्या है, डायूरेटिक्स हैं। तो अगर शरीर पे स्वेलिंग है इसका मतलब शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा रिटेन है, तो उसको फ्लश आउट करने के लिए आप इसमें लेसिक्स जैसी ड्रग्स जो है दे सकते हैं। और कंबाइंड टू ड्रग क्लासेस जैसे, और साथ ही साथ में स्ट्रिक्ट नो सॉल्ट डाइट और बेड रेस्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट में स्वेलिंग दिख रही है तो आप उसको डाइट, तो नमक वाली जो डाइट है उसको कम कराएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप डाइट में नमक की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट ज्यादा ले रहे हैं, तो जहां सॉल्ट आपके शरीर में जाएंगे तो पानी का रिटेंशन अपने आप बढ़ेगा। तो बीपी के पेशेंट को साथ ही साथ में ईडिमा के पेशेंट को, यानी उसके शरीर में स्वेलिंग है,
उस व्यक्ति को कभी भी हाई सॉल्ट डाइट नहीं लेनी चाहिए, नमक वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नमक डाइट में लेंगे तो आपकी बॉडी में पानी का रिटेंशन बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ेगा, उसकी वजह से आपके शरीर में सूजन बढ़ेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ ब्रांड नेम दिए हुए हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आपका 12.5 mg है, इनालाप्रिल और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आप देख सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से आपकी ये एटेनिलॉल है, दैट इज हाईप्रेस 50 के नाम से सिप्ला फार्मा के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें फ्यूरोसेमाइड देख सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन। अब ये फ्यूरोसेमाइड और स्पाइरोलैक्टोन दोनों ही आपके क्या है, ये डायूरेटिक्स हैं, है ना। लेसिलैक्टोन के नाम से, लेसिलैक्टोन 50 mg के नाम से। प्राजोसिन आप ये देख रहे हैं, या मिनीप्रेस एक्सेल के नाम से है, ये आपकी अल्फा ब्लॉकर है, तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज होती है। नाउ मूव ऑन करते हैं कुछ और सीवियर हाइपरटेंशन के केस में। अगर सिस्टोलिक बीपी की वैल्यू 160 से लेकर के 180 के बीच में है, और इसमें डायस्टोलिक जो बीपी है वो 100 से लेकर के 110 mm ऑफ Hg है, तो स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन ड्रग। इसमें आप एम्लोप्रेस एल, इसमें एम्लोडिपिन और लिसिनोप्रिल यूज कर सकते हैं। साथ में टैबलेट स्टेमलो बीटा, तो इसमें एम्लोडिपिन और आपका इसमें मेटोप्रोलोल, यानी ये आपका है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और ये आपका है बीटा ब्लॉकर, तो कॉम्बिनेशन में आप ड्रग यूज करेंगे। इसमें देख सकते हैं आप एम्लोडिपिन और लिसिनोप्रिल है, यानी आप जानते हैं इसमें एस इनहिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ये कॉम्बिनेशन है, और ये मार्केट में आपका एम्लोप्रेस एल के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टॉप स्टेमलो बीटा, तो इसमें एम्लोडिपिन यानी आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और एटेनिलॉल है, तो ये कॉम्बिनेशन में जनरली आप सीवियर केसेस में यूज करेंगे। मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद में आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे शोधन चिकित्सा की। आयुर्वेद में दो तरीके से चिकित्सा पद्धति है, शोधन और समन। अगर आपके शरीर में दोष बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, शोधन चिकित्सा करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत बढ़े हुए हैं तो उनको शमन कर देते हैं, यानी वही बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर कम कर देते हैं। शोधन चिकित्सा में जिसे डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं, ये पंचकर्मा का एक बेसिक पार्ट है, आप इसमें ध्यान देंगे। विरेचन, अब मैंने आपको बताया कि जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो वात और पित्त की वजह से हो रही है, तो पित्त को शरीर से निकालने के लिए विरेचन कराएंगे, पित्त दोष का शोधन, है ना। और साथ ही साथ में वात को बैलेंस करने के लिए, वात का शमन करने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा, वस्ती करानी पड़ेगी। वस्ती वात दोष का नियंत्रण करती है। और साथ ही साथ में नस्य कराएंगे, है ना। नस्य में क्या होगा, सिर संबंधी लक्षणों के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को इंसोम्निया है, पेशेंट को हेडेक है, तो उस केस में ये जो चिकित्सा पद्धति बताई गई है पंचकर्म में, विरेचन है, वस्ती है और नस्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन रोगियों में जो बहुत सारी चिकित्सा करा चुके हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है, उनका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा है, उनका इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम है वो मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप पंचकर्मा थेरेपी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करें अगर समन चिकित्सा की, पैलिएटिव थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसमें यूज हो सकती हैं हाइपरटेंशन के केस में, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ आयुर्वेदा सर्पगंधा। आप जानते हैं सर्पगंधा घनबटी के रूप में, पाउडर के रूप में, ये हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। सर्पगंधा एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद की जो आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है, आपके इंसोम्निया को मैनेज करती है। और नेक्स्ट इज द अश्वगंधा यूज करते हैं। अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस, तनाव को घटाकर बीपी नियंत्रण करता है। आप जानते हैं कि अश्वगंधा से बेस्ट दुनिया में कोई भी एजेंट ऐसा नहीं है जो आपके स्ट्रेस को ड्रास्टिकली कंट्रोल करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है। तो तनाव की वजह से अगर किसी व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की समस्या है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उसको अश्वगंधा देकर के ट्रीट किया जाता है। जटामासी हृदय एवं मस्तिष्क को शांत करता है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, यानी इन द सेंस पाल्पिटेशन की समस्या है, चिंता तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो जटामासी को दे सकते हैं। अर्जुन, आप जानते हैं अर्जुन की बहुत सारी प्रिपरेशन है, अर्जुन चूर्ण है, अर्जुन की टैबलेट्स है, अर्जुन का क्वाथ है, अर्जुन का आश्रव और अरिष्ट है, तो हृदय के लिए बहुत लाभकारी माना गया है। और साथ ही साथ में ब्राह्मी शंखपुष्पी, अभी मैंने बताया स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से अगर किसी व्यक्ति को बीपी है, तो उसमें ये आयुर्वेद के कुछ ऐसे हर्ब हैं जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट शो कर सकते हैं। हिमालय का ये आप अश्वगंधा देख सकते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है,
ये सर्पगंधा वैद्यनाथ का जटामासी तमसुक फार्मास्यूटिकल का द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जुन हिमालय का है, टैबलेट फॉर्म में ब्राह्मी और ब्राह्मी भट्टी मुल्तानी फार्मास्यूटिकल के द्वारा। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके के हर्ब तैयार करती हैं और इनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग आपको दी है। अगर हाइपरटेंशन को समझने में, हाइपरटेंशन को जानने में ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इस वीडियो को अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करिए और थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।